Hello students, welcome back to Simply Treated classes. As in the last class we have finished our chapter target costing. In today's class we will start our new chapter and the name of the chapter is the life cycle costing. आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में. अगर हम बोलते हैं लाइफ साइकिल तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है ना, वैसे ही एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है. तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्रोडक्ट अपनी पूरी एंटायर लाइफ जिस प्रोसेस से होकर गुजरती है उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है. तो अगर मैंने बोला एक प्रोडक्ट की पूरी जितने उसकी स्टेजेस होती है हर स्टेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, तो कितनी स्टेजेस होती हैं एक प्रोडक्ट की? वही इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो हम बोल सकते हैं जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है ना, ये एक लॉन्ग रन कॉस्ट है. मतलब लॉन्ग रन क्यों? क्योंकि ये सारी स्टेजेस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर इसे हम लॉन्ग रन कॉस्ट भी बोलते हैं. यहाँ पर जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट बनने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसका डिक्लाइन स्टेज आता है, तो हर स्टेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, तो चलिए पढ़ते हैं फीचर्स के बारे में. सबसे पहला है कि जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट की, वो क्या दिखाती है कि एक प्रोडक्ट की एंटायर लाइफ में टोटल कॉस्ट कितना है और टोटल रिवेन्यू कितना है. और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. इसके अंदर टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट. और यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ को अलग अलग स्टेजेस में बांटा जाता है, जैसे कि डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइनिंग स्टेज. यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ थ्रेट्स भी देखे जाते हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में. और यहाँ पर R&D एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे. लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बात करें तो टाइमली और अच्छे से डिसीज़न लेने के साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की. अब हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ यूजेस है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के. तो सबसे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, जैसे रेलवे, हाईवे, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट एट्सेट्रा. और ये वैल्यू चेन इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है, जैसे कि कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है किस प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा मटेरियल सूटेबल रहेगा. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बहुत से डिसीज़न लेने में हेल्प करती है मैनेजमेंट की, जैसे बेस्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना अलग अलग ऑप्शंस में से. उसके बाद ये हेल्प करती है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी खर्चे आते हैं उसे कंट्रोल करने में. और ये प्रोडक्ट की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है. इसके अलावा ये हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करने में और डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस, कि अलग अलग स्टेजेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का. तो एक प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं. एक जब वो डेवलप हो रहा होता है, डेवलपमेंट स्टेज, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नील रहेगी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पूरे का पूरा खर्चा किस पर होगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर. कॉस्टिंग टेक्निक देखें तो यहाँ टारगेट कॉस्टिंग का यूज़ होगा. सेल नील होगी क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, R&D चल रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं जब सेल नहीं है. अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बहुत हाई होंगे. यहाँ काइजन कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ होगा. सेल लो होगी क्योंकि अभी नया नया आया है ना प्रोडक्ट मार्केट में. लॉस हो सकते हैं क्योंकि हाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने इस स्टेज में किए होते हैं. उसके बाद हम बात करें ग्रोथ स्टेज की, तो यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने लग जाती है क्योंकि हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के साथ हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज़ होने लग जाती है.
यहाँ पर भी काइजन कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं कॉस्टिंग मेथड के लिए। सेल इंक्रीज़ होती है, पर यूनिट प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है प्रोडक्ट का, प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर हाई रहते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज़ होने लग जाती है। यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है मैच्योरिटी में, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक। यहाँ पर देखिए सेल इंक्रीज़ होती है पर डिक्रीजिंग रेट के साथ, और जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो ही रही होती है, प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करें डिक्लाइन स्टेज की, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगती है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है, पुरानी मशीनें बदलनी पड़ती हैं, उसकी जगह नई मशीनें लानी पड़ती हैं, इनोवेशन कॉस्ट हाई होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ होती है यहाँ भी, सेल डिक्रीज़ होने लगती है, प्रॉफिट भी डिक्रीज़ होने लगते हैं, और कई बार वो लॉसेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, तो वही टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, कॉस्ट ड्राइवर्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा, रिटर्न कितनी आ रही है कंपनी की वो मेज़र करने में हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है प्रोडक्ट की वो देखने में हेल्प करेगा। अब एडवांटेजेस की बात करें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, तो वही है जो ऑब्जेक्टिव है उसी से एडवांटेजेस मिलकर बनी है। एडवांटेजेस की बात करें, वही कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालाइज करने में, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, हर स्टेज में यूज़फुल है, अभी मैंने चार्ट बताया था वही चीज़, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और कॉस्ट के बारे में अवेयर करता है कि कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है और कौन सी इरेलेवेंट कॉस्ट है। अब डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो हमारा सारा जो हमारा प्लान होता है वो आउटडेटेड हो जाता है, टेडियस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अलग अलग स्टेजेस में जाकर, एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते कॉस्ट के, नोट अप्रोप्रिएट फॉर डिसीजन के। अगर हम डिसीजन की बात करें तो डिसीजन के लिए सिर्फ हम लाइफ साइकिल कॉस्ट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हमें बाकी चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती हैं। अब हम बात करें कि कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, तो सबसे पहले तो आती है हमारी परचेज कॉस्ट, प्रोडक्ट को परचेज करने की, रॉ मटेरियल लेने की, एक्विजिशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग, दूसरी आती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट के बनने के दौरान जिस तरह के खर्चे आते हैं, जैसे मशीन रनिंग एक्सपेंडिचर हो गया, वर्कर्स की सैलरी हो गया, बाकी के एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो हो जाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, मशीनरी ख़राब ना हो तो करेक्शन प्रिवेंशन कॉस्ट उसमें आती है। फिर उसके बाद है डिस्पोजल कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट को डिस्पोज करना पड़े तो उसकी कॉस्ट, और बाकी आ गया अदर कॉस्ट, बाकी जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इन्फ्लेशन कॉस्ट हो गया, ये अदर कॉस्ट में आ जाएगा। सॉरी। अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को हम एस्टिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से है, प्रीलिमिनरी कैपिटल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस estimated maintenance cost plus estimated rehabilitation cost plus estimated disposal cost plus estimated residual value। जो अभी हमने कॉस्ट की बात करी उन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास लाइफ साइकिल कॉस्ट आ जाएगा। अब प्रोसेस की बात करें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा फॉर्म का, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को। फिर हम प्लान डेवलप करते हैं, हमारा गोल क्या है, स्कोप क्या है, बजट क्या है, प्रॉब्लम क्या आएगी, उसे एड्रेस कैसे करेंगे, सर्कमस्टांसिस क्या है, लाइफ क्या है प्रोडक्ट की, फिर उससे रिलेटेड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोडक्ट बनने से पहले की, प्रोडक्ट को डिस्पोज करने तक की कॉस्ट, फिर कॉस्ट मॉडल बनाएंगे और फिर ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, फिर टेक्निक यूज़ करेंगे कि कौन सी टेक्निक, कौन सा बेस बनाना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ब्रेक इवन एनालिसिस लेना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस लेना है, क्या लेना है।
फिर हम क्या करेंगे, लाइफ कॉस्ट एनालिसिस को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे मॉनिटर करेंगे। अब मेथड्स की बात करें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, तो सबसे पहले कॉस्ट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, कि हमने पूरी की पूरी कॉस्ट को जैसे कि अभी ऊपर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ भी अलग अलग पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। फिर देखेंगे टाइम ओरिजिन, प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लाइफ पीरियड क्या है प्रोडक्ट का। फिर डिफरेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। इन्फ्लेशन फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर सर्टन तो होता नहीं है, प्राइस राइज होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट करते हुए। तो ये था ऑल अबाउट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।